इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है और इस घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें कि बजरंगबली की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई और सामाजिक तत्वों ने प्रतिमा तोड़ी है। प्रतिमा खंडित होने से लोगों में आक्रोश है, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आगजनी कर लोग हंगामा कर रहे हैं। कर्पूरी ग्राम वार्ड नंबर 14 की घटना सामने आई है, तो इस घटना से जुड़ी हुई दो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे लोग टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ लोगों की यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बजरंगबली की प्रतिमा जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, इस प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई है और सामाजिक तत्वों ने प्रतिमा तोड़ी है और इसी को लेकर के अब लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग मंदिर के आसपास भी मौजूद हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी वहां पर है, लेकिन किसने इस घटना को अंजाम दिया है ये अब तक पुलिस पहचान नहीं कर पाई है। मुकेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के इस हनुमान मंदिर दढ़िया बेलार में प्रतिमा तोड़ी गई है और सामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसके बाद यहां पर आक्रोश लोगों का भड़का हुआ है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। अब यहां पे तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एएसपी संजय पांडे सहित का बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है और एक जो असामाजिक तत्व थे उसे ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। क्या कुछ घटना हुई? अरे हम लोग 10 मिनट पहले गए, उधर से कोई नहीं था। उसके बाद आया, हमको सोचना मिला जो बजरंगबली का हाथ तोड़ दिया। शाम का जो है हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और सुबह में जो है मेरा भाई अजीत पूजा करता है राम प्रवेश में। तो यहाँ 2 टीम चलता है। तो यहाँ पर ये किन लोगों के द्वारा घटा, कौन थे वो, उनकी पहचान हुई? उनकी पहचान हुई, लेकिन एगो चीना है, मुसलमान है, हिंदू का मुर्गा भी काटता है, मछली बेचता है। अब बार बार कोई भी घटना होता है मंदिर के बारे में तो ही करवाता है। इससे पहले भी घटना? हाँ, इससे पहले भी होता है। तो आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का क्या डिमांड है, जो मतलब कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। हाँ सर, बार-बार ऐसा हो नहीं तो बात बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम में। क्या नाम हुआ किसका? मेरा नाम है महेश्वर शाह जी। क्या कह रहे थे? 5-6 दिन पहले देखिए पूजा होने वाला है रामनवमी भगवान का। बताइए ऐसा घटना हो गया, बहुत दुख के भगवान, दुख है बहुत। बताइए हमारे प्रभु जी के चोट लग गया। मान है कि दोबारा ऐसा कभी घटना नहीं होना चाहिए। हरदम ये सब चीज़ होते रहता है। बताइए चौक पे। क्या नाम आपका? रंजीत कुमार। यहाँ पे जो घटना हुई है मूर्ति को खंडित करने की, वो दोबारा ना हो और जो दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई हो, इसका यहाँ के लोगों का मांग है। और लगातार एएसपी संजय पांडे जो आक्रोशित लोग हैं उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है और न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील करती है कि इस संवेदनशील वक्त पर आप भी संयम बरतें और शांति बनाए रखें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि हिंदू आस्था से छेड़छाड़ बार बार क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि बार बार निशाने पर हिंदू देवी देवता ही क्यों हैं, और सवाल यह भी कि प्रतिमा तोड़ने वालों पर कार्रवाई पुलिस कब तक करेगी। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां पर अपनी बेटी को बचाने गए पिता को अपराधियों ने मार डाला है। बता दें कि इस बात को लेकर के पुलिस अब तफ्तीश करने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल इस घटना के बाद से कई उठ रहे हैं। बता दें कि बेटी को बचाने गए पिता की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना बैरिया थाना क्षेत्र के सरिया मन की है। आरोप है कि बदमाशों ने मुस्तकीम मियां को 5 से 6 बार चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की बेटी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और उसका पति विदेश चला गया था, जिसके बाद गांव का ही एक युवक शहाबुद्दीन उसके साथ जबरदस्ती बातचीत करता था, लेकिन लड़की बार बार बात करने से मना करती रही और इसी विवाद में शहाबुद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर डाली है। ये जी हमारा भतीजी के साथ हमारा जबरदस्ती को तो बात करे के शहाबुद्दीन हमारे भतीजी को लोग हमारे सोवर चल गए बड़े विदेश, तो हम ते कौन है जो हम तोरा से बात करी, तो वो कहता का जीते हमरा से बात ना करबी तो तोरा बाप के हम जान से मार दे। तो अब जाके वो कहलक जी जानो बेरा मारे बेरा देखल जाई। तू अपने बेटी के बचाने के कारण में जाके 5 चाकू उसको गाथा लोग, ठीक है। उसी टाइम में उसका डेट कर गया वहीं पे।
कौन था लोग? चाकू मारने में था वो बशीर मियाँ। क्या किया कि इधर से कुंडी भर दिया, वो अपने छत पर चढ़ा दिया। ठीक है, वो रफ़ी नाम है, इश्तकार नाम है, उसको बाद में दिल्लू नाम है, साबुद्दीन नाम है उन लोग का। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद का मामला सामने आया है और इस विवाद में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि चाकू से हमला किया गया है, भाभी और भतीजे पर चाकू से वार किया गया, भाभी की मौत हो गई है। शराब पी करके आए, गाली गलौज देना चालू कर दिए, जिस पर मृतक गई कहने के लिए कि ऐसा गंदा गाली काहे देते हैं, हमारा पुतो तो आपका भी पुतो है। जिस पर उन्होंने बोला कि ज़्यादा बोलोगी तो काट देंगे, तुमको मार देंगे। इसी क्रम में वह चाकू को लेके आया, मार दिया। रात्रि में अपने पारिवारिक विवाद में एक महिला की हत्या उनके परिजनों के द्वारा ही, चचेरे भतीजा और भैंसुर के द्वारा पेट में चाकू मार करके और उनकी जीभ को काट करके हत्या कर दिया गया था। तो सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, 5 अभियुक्त जिनके द्वारा घटना कारित किया गया है, वे सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। रमजान का महीना अब खत्म होने जा रहा है और वैसे में ईद की तैयारी है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर सामने आई है जहां पर पूरी तैयारी करके रखी है कि इस पर्व त्योहार को किस तरीके से सही ढंग से शांतिपूर्वक मनाया जा सके। बता दें कि इसको लेकर के पुलिस की भी लगातार मुस्तैदी देखने को मिल रही है और खबर है कि इस अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। संभल के सभी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनी आरआरएफ की है, जबकि ये कंपनी आरएएफ भी तैनात की गई है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी अलग अलग जगह तैनात किए गए हैं। संभल के साथ साथ अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट है। वहीं पूरे प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे इस अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मस्जिद के बाहर जो है भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से नमाजियों को परेशानी ना हो। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। तो 3 तस्वीरें आपको इस तैयारी को लेकर के दिखा रहे हैं। ईद मनाई जानी है और रमजान की अगर बात करें तो ये अब आखिरी रमजान का महीना खत्म होने जा रहा है और आज अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है और इसको लेकर के ये भारी मुस्तैदी रखी गई है। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था और अब इस मामले में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और बताया जा रहा है कि इस पैसे की वसूली के लिए राज्य सरकार अब आगे बढ़ रही है। बता दें कि बिहार सरकार इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिससे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है और इसी रिकवरी को लेकर के अब बड़ी तैयारी राज्य सरकार ने की है। देखिए, बिहार की लूट हुई है, बिहार के लोगों का पैसा लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी करे। जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है उनसे बिहार के लोगों का पैसा तो वापस लिया जाएगा ना। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई जनता की गाढ़ी कमाई को पचा ले और उससे अपनी संपत्ति बना ले, ये कहां तक उचित है। हमें लगता है
कि जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास तो होने ही चाहिए। देखिए, इस पहल की सराहना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में है। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी लोग जो है जेल और बेल के खेल में उलझाए रहते हैं और जनता के लूटे हुए पैसे से खुद भी ऐश करते हैं, उनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं। इसलिए जनता के हित में है और बिहार के हित में है। बिहार जैसे गरीब राज्य से ये लूटे हुए पैसे दूसरे देशों में ले जाकर लगाते हैं, तो इन लोगों की रिकवरी तो होनी ही चाहिए। तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो हर मामले में विफल है। ये ट्रबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है और ये मूल मुद्दों के भटकाव के लिए ये पुराना मुद्दे को उठाकर और ये जनता के बीच में कि 950 करोड़ वापस आ जाएगा, जनता इससे खुश हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके राज्य में जो कुशासन की सरकार है उनका ये जवाब देने में विफल हो चुके हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं और अपनी चुनावी नैया को पार कराना चाह रहे हैं। वाला या भ्रष्टाचार करने वाला जो भी लोग हैं, निश्चित रूप से सरकार की पॉलिसी तो पहले भी रही है कि वैसे लोगों की कुर्की करके हम संपत्ति उनके अकंठ जो संपत्ति अर्जित किया है उन्होंने गलत तरीके से, उसको सरकार अपने कब्जे में ले। अब उसके तहत जो भी भ्रष्टाचारी हैं या घोटालेबाज हैं, निश्चित रूप से ऐसे सभी मामले उसके संज्ञान में आते हैं और सरकार तो इस दिशा में पहले भी कार्रवाई की है और आगे भी इस दिशा में कार्रवाई करेगी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टिकी हुई है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर शरण दिया जाए और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो तैयार किया जाए। तो बड़ा हमला संजय जायसवाल का। जिनकी पूरी राजनीति इसी पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसा जाए, कैसे उनको आधार कार्ड दिया जाए, कैसे जमीन नहीं दे करके भारत बांग्लादेश में बाढ़ नहीं बनने दिया जाए। इस तरह के कार्यों में जो उनकी रुचि है वह वहां पर दिल उन्होंने बता दिया कि उनका दिल भारत विरोधी है। तो देखिए, इस घुसपैठ को रोकने के लिए फिशिंग कराया जा रहा है, इसको लेकर के तैयारी भी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, गृह मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से बहुत काम करने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो संरक्षण है वो दिया जा रहा है। इसको लेकर के सियासत भी काफी तेज हो गई है। जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी घुसपैठ पर अपनी बात रख रहे हैं। अमित शाह ने सदन में इस बात को कहा कि सरकार जमीन नहीं दे रही है, फेंसिंग का काम रुका है, घुसपैठिए भारत आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके संदर्भ में आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो यथार्थ स्थिति है उस स्थिति को सदन के माध्यम से बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने सारे विषयों को रखा है। आज जो पश्चिम बंगाल में सरकार काम कर रही है ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, वह विशुद्ध रूप से घुसपैठियों के समर्थन से चलने वाली सरकार है और घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और इसीलिए वो जो 450 किलोमीटर का फेंसिंग का काम नहीं हो रहा है बाड़ लगाने का, वो पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन इसीलिए नहीं दे रही है कि वो घुसपैठियों के दबाव में है। और घुसपैठियों का दबाव इसीलिए कि उनका वोट चाहिए ममता बनर्जी को, उन लोगों को देश के अंदर घुसाना, उनको मतदाता बनवाना, फिर उनका वोट लेने के लिए काम करना। और कुल मिला के ये सभी लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के विरुद्ध में काम करते हैं। कांग्रेस की यात्रा में कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए और इस यात्रा में शामिल नहीं होने को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर दूरी क्यों। हालांकि कहा यह जरूर जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कन्हैया जरूर हिस्सा लेंगे। बता दें कि सुपौल में प्लान रोको नौकरी दो यात्रा में कांग्रेस नेता कन्हैया नजर नहीं आए। यात्रा में कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन कन्हैया कुमार के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार दोपहर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। यात्रा में भाग ले रहे स्थानीय नेताओं ने कहा है कि बिहार में सरकार की गलत नीति की वजह से बेरोजगारी चरम पर है और हर साल लाखों लोगों का पलायन हो रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मौजूद है और हमारी शीर्ष नेतृत्व जो है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राजेश राम जी, ये तमाम हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं इस यात्रा पे नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से युवाओं के अंदर जोश है, वो जोश इस बात को लेकर के है कि आज इस प्रदेश में और इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है और खास करके हमारे प्रदेश से जो हजारों हजार की तादाद में
लोग यहाँ से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, ये बड़ा ही दुखद विषय है। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से बिहार दौरे पर आएंगे। जाहिर सी बात है कि इस साल चुनावी साल है और इससे चुनावी साल में कांग्रेस फतह पाना चाह रही है, इसलिए कई जो बड़े बदलाव है सांगठनिक स्तर पर वो भी किए गए। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिर पटना राहुल गांधी पहुंचेंगे और राहुल गांधी का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया और इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित भी है, तैयारियां की जा रही है। 7 अप्रैल तारीख बताई जा रही है जब राहुल गांधी पटना आएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। संविधान सुरक्षा कार्यक्रम में राहुल गांधी का एक बार फिर से दौरा होने वाला है। तो लगातार देखिए, अब बिहार दौरा जो है वो नेताओं का शुरू हो गया है, क्योंकि इस बीच वोटर्स को भी साधना है, जो कांग्रेस की स्थिति है उसे भी मजबूत करनी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, जो संगठनिक जो एक कला है उससे भी दूर करना है। हालांकि बहुत हद तक कोशिश ये की गई है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से और कई जो बदलाव है वो भी बिहार कांग्रेस में किए गए हैं अब तक। और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा मामले से जुड़ी खबर है, जहां आज कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला आना है। बता दें कि एक एग्जाम सेंटर पर जहां गड़बड़ी हुई थी उसको रद्द करने के साथ साथ पूरी परीक्षा को फिर से लिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर के याचिका डाली गई थी। कई सुनवाइयों का जो दौर है वो इस मामले में चलता रहा और माना यह जा रहा है कि आज फाइनल फैसला आने वाला है और सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ में यह सुनवाई होगी और फैसला होगा। 9 जनवरी को याचिकाकर्ता पप्पू कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 13 दिसंबर को आयोजित पीटी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग की थी। इस बीच कई दफे सुनवाई हुई थी और 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीतामढ़ी में जब्त हजारों गाड़ियां जो है वो खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही है। समय पर नीलामी नहीं होने की वजह से राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतनी गाड़ियां हैं तो उनकी नीलामी क्यों नहीं की गई। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अगर इन गाड़ियों की समय पर नीलामी हो गई होती तो सरकार को राजस्व मिलता। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सीमा पर बसा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में शराब तस्करी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह सुप्पी थाना परिसर है, जहां पर बड़ी तादाद में शराब मामले में वाहनों को जब्त किया गया है। और तस्वीर साफ देख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे इन वाहनों को रखा गया है और वाहन सभी सड़ रहे हैं और खुले आसमान के नीचे रहने की वजह से इसके कल पुर्जे खराब हो रहे हैं। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर होने की वजह से वाहनों की काफ़ी संख्या में धरपकड़ होती है और शराब तस्करी मामले को पुलिस रोकने की लगातार कोशिश करती है। लेकिन सभी थानों की स्थिति इसी तरह एक जैसी है और सभी थाना परिसर में सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाहनों को पकड़ा जाता है और उन्हें रखने का काम किया जाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह सुप्पी थाना परिसर है, जहाँ पर वाहनों को रखने का काम किया गया है। लेकिन समय रहते इनकी अगर नीलामी हो जाती है तो भारी तादाद में सरकारी राजस्व की प्राप्ति होगी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह सुप्पी थाना परिसर है, जहां शराब मामले में सैकड़ों की तादाद में वाहनों को रखा गया है और वाहनों की अगर सही दिशा में और सही समय पर नीलामी हो जाए तो अच्छा खासा सरकारी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। की हड़ताल की वजह से मरीज काफी परेशान है, खासकर के ओपीडी का बहिष्कार किया गया है और कई ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो बिना इलाज कराए वापस लौट रहे हैं। हालांकि ये स्थिति अभी बनी रहनी है, लेकिन मरीजों की परेशानी देखने वाला कोई नहीं है। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हड़ताल के पहले दिन ही सदर अस्पताल और जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी से करीब 5000 मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए। वहीं आज हड़ताल का दूसरा दिन है और स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सदर अस्पताल में इलाज के लिए परेशान मरीजों के हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में भाषा के डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जिले भर के ओपीडी अस्पताल बंद पड़े हुए हैं और डॉक्टर बहिष्कार करके हड़ताल पर हैं।
ये गोपालगंज के सदर अस्पताल के ओपीडी की तस्वीर है और यहाँ भी सुबह से ही कई मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज कराए बिना ही वापस लौट जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल जिले भर के अस्पतालों से तकरीबन 5,500 मरीज ओपीडी में बिना इलाज कराए वापस लौट गए, लेकिन आज दूसरा दिन है और ये डॉक्टरों का हड़ताल 29 मार्च तक जारी रहेगा। आगे देता है जोड़न को, पेटों में दर्द होता है, सांस ऊपर मिले, सांस में तकलीफ आता है। डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर मिलना हमारे डॉक्टर नहीं खान हड़ताल पे बंद है। कहाँ नाम बा हमारा सुगरी मूर्ति कहाँ से आयल बनी? बढ़िया से आए हैं लोग पूजा कटाने के लिए, तो हड़ताल है डॉक्टर लोग का। हाँ। क्या दिक्कत था? और बच्चा हुआ है ना, रात में बच्चा हुआ तो उनका सुई दिलवाना है, टीका टीका। हाँ, उसके लिए भी हड़ताल भी? हाँ, हड़ताल तो है, यहाँ पर नहीं कट रहा है। अब जा फिर दोबारा हम लोग का आना पड़ेगा। क्या होगा? फिर दोबारा हमारा आना पड़ेगा हम लोग का हड़ताल पे। हड़ताल पे परेशानी तो बढ़ गई है हड़ताल की। हाँ, तो परेशानी तो है ये है। क्या होना अब फिर अब हम जाएंगे, उसके बाद में फिर गाड़ी करेंगे, तो फिर हम आएंगे तो उस बच्चे को मतलब सुई पड़ेगा, तब हम फिर जाएंगे घर। पता कर रहे हैं जो कहीं। हाँ, परेशानी है। क्या नाम है? हमारा आशा देवी नाम है। क्या चाची रोवा का दिक्कत बा? दर्द बा भैया पैर में और डाँड़ पे से सब उठल बैठल है, क्रियाक्रम तो लो नाम ये भावे ना का कहत लो हड़ताल में बालो। अब मैंने तो पूछा तन तो कहत नहीं, पूछ ला लो। कहाँ से आइल बनी? अब सांसा से आइल बनी। क्या नाम बा? रामझरी देवी। ये मरीजों की समस्या थी। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें बच्चों का टीका लगाना था, तो कई मरीज ऐसे हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ से दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन ओपीडी वार्ड में डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों की इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन मरीजों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में भी नहीं हो पा रहा है, लिहाजा ये मरीज दर की ठोकर खा रहे हैं और इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में जनसंपर्क जो है वो भी किया जा रहा है और इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जहां जेडीयू के पूर्व विधायक जनसंपर्क रैली को लेकर के लोगों के बीच गए थे। बाइक रैली निकाली गई थी, लेकिन यहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां किस कदर उड़ाई गई है, इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक अरुण मांझी की जनसंपर्क रैली पुनपुन में निकाली गई। इस रैली में ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी हुई। रैली में शामिल बाइक सवार समर्थक दर्जनों की संख्या में सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ते नजर आए। उनमें से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर ये युवा बाइक चला रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि पूरे काफिले में कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोक सके। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए काफी संख्या में बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। ये जनसंपर्क रैली की तस्वीर है जहां कुछ कारें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये तेज दौड़ती भागती बाइक और जो बाइक सवार हैं वो बिना किसी हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो ट्रैफिक नियम है उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और इसको रोकने वाला, देखने वाला कोई नहीं था। प्रशासन भी इससे अनजान था।